जाओ, अब आवाज नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ, सो पंखा में जाओ। नहीं, यहाँ से जाओ। गर्मी में क्यों तो नहीं, गर्मी में क्यों तो पसा करेगा। जाए, पूरा शरीर से पसीना छूट रहा। जाओ, कहानी सुनाओ बेटा को, अच्छा से कहानी सुना दो। जाओ जाओ, सुन दुलारा, जाइए। छोड़ दिए किसे, गर्मी लग रहा है ना। हम थोड़ी देर में आएंगे तो कुछ देखेंगे थोड़ा सा, अभी जाइए। तो लास्ट हम लोग ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का बाइलिंगुअल 69 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की बारी है सॉल्यूशन की। जैसा कि हम आपको बोल चुके हैं कि पूरे चैप्टर्स जो 16 चैप्टर्स हैं अपने, इन पूरे चैप्टर्स का हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और सब में लगभग 70-80 ऐसे करके क्वेश्चन होंगे। हर एक टॉपिक को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन को कराया जाएगा। और ये जो कराया जा रहा है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू साथ साथ रिवीजन के पर्पज से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा टॉपिक से आएगा, उस टॉपिक का रिवीजन। तो ये फास्ट रिवीजन है, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये सब एक साथ चलेगा। ये कंप्लीट रिवीजन बैच आप मान के चलिए, ऐसा है। तो आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे, ध्यान देंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप भी वीडियो को पॉज कर करके देखना कि क्या आपने जो आंसर दिया है क्या वो आंसर सही है। ये भी काम आपको करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करें, शुरुआत करते हैं हम लोग। आइए, आ जाते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर और शुरुआत करते हैं कहानी की। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैस में गैस विलयन का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन? तो कौन सा हो जाएगा गैस में गैस का? तो हमारा आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, कौन हो जाएगा? वायु, हवा। हवा में बहुत सारा गैस मिला हुआ होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, नियॉन, ये सब मिला रहता है। तो वायु। धुंध किसका है? धुंध कैसा विलयन है? तो धुंध में पानी होता है और हवा होता है, यानी कि द्रव और लिक्विड और गैस, ठीक है। और सोडा वाटर है, तो इसमें गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और O2 H2O है, यानी कि लिक्विड, गैस और लिक्विड है। पीतल, तो पीतल में सब ठोस है, सारे सॉलिड्स है ना, सब ठोस है ना, है। तो इस कारण से ये आपका हो गया। पीतल किस प्रकार का ठोस है? तो अभी जस्ट आपको हम बताएं कि ठोस में ठोस, ठोस में ठोस। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी विलयन में विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसको कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? इन एनी सॉल्यूशन कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड, यहां पर डायरेक्ट अधिक मात्रा में जो उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया है कि जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको क्या कहिएगा किसी भी विलयन के अंदर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है जनरली उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, ठीक है, सॉल्यूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसी ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता मुख्य रूप से किस कारक से प्रभावित होती है ना? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज मेनली अफेक्टेड बाय व्हिच फैक्टर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का इसलिए नहीं प्रभाव पड़ता क्योंकि देखो, दाब का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा ना क्योंकि दाब जो है वो आपका ठोस और द्रव यानी सॉलिड और लिक्विड पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट डाल नहीं पाता। सॉलिड और लिक्विड लगभग इनकंप्रेसिबल यानी असंपीड्य माने जाते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। तो इसी कारण से न तो दाब का प्रभाव पड़ेगा और न ही आयतन का प्रभाव पड़ेगा। न तो दाब का, न ताप का और ना ही रंग का। जो भी प्रभाव पड़ेगा वो सिर्फ किसका पड़ेगा? तापमान का पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अधिकांश ठोस पदार्थों में द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ठीक है, ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आप पानी में चीनी डाल दिए, उसको घुलाना है तो उसको गर्म कीजिएगा तो चीनी क्या होने लगेगा? घुलने लगेगा। तो विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जनरली इंक्रीज करता है अधिकांश स्थितियों में। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होती है? गैसों की द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम अगर याद हो तो हेनरी का नियम कहता है कि गैस का दाब जितना ज्यादा होगा उसका विलेयता उतना ही अधिक होगा, यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस जितना अधिक होगा सॉल्युबिलिटी उसका उतना ही अधिक होता है। तो वही बात बोलता है कि दाब बढ़ेगा यानी प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो क्या होता है? बढ़ती है। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि हेनरी लॉ के अनुसार गैस की विलेयता किसके समानुपाती होता है? तो गैस के आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हेनरी लॉ का सही समीकरण कौन सा है? हेनरी के नियम का सही समीकरण कौन है ना? विच इज करेक्ट इक्वेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का सही समीकरण कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, है ना? यही हमारा क्या होता है? हेनरी के नियम का आपका समीकरण, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहां P जो है गैस का दाब है, X जो है वो गैस का मोलेंस है, और केच जो है वो हेनरी स्थिरांक यानी हेनरी कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि ठंडी बोतल में CO2 अधिक मात्रा में घुली रहती है क्योंकि CO2 इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड ड्रिंक्स बिकॉज हाई प्रेशर। दाब क्या होता है? अधिक होता है। दाब क्या होता है? अधिक होता है। दाब अधिक रखा जाता है, इसी कारण से वह मिला हुआ रहता है। जैसे देखते हो कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन खोलोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है, गैस निकल जाता है, आवाज आता है ना खोलने पर, और गैस निकलता है। थोड़ी देर तक अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल को खोल करके छोड़ दीजिएगा तो सारा गैस क्या होता है? निकल जाता है बाहर, और फिर स्वादहीन लगने लगता है, उसका कोई टेस्ट होता नहीं, फिर कड़वा लगने लगता है। तो इसीलिए कि हाई प्रेशर पर पैक किया हुआ रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है। अगला है न्यूमेरिकल है, देखिए हेनरी कांस्टेंट केएच का मान दिया हुआ है 1000 बार, गैस का आंशिक दाब 20 बार है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए यहां पर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा, तो सूत्र क्या है? पी गैस बराबर के एच गुने एक्स गैस। अब आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देख लो। केएच का वैल्यू 1000 बार है और पी का वैल्यू कितना है? 20 बार है। तो आइए, ये 20 है, ये 1000 है, और गुने एक्स गैस, तो एक्स गैस बराबर 20 बटा 1000 कर देंगे, यानी कि 0.02, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02 फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। राउल्ट लॉ यानी राउल्ट का नियम किस प्रकार के विलयन पर लागू होता है? राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? तो किस तरह का आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन पर लागू होता है। ठीक है, शुद्ध विलायक की तुलना में, है ना, राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला ही ना होता है कि P A इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स। इसी प्रकार से PB इक्वल टू PB नॉट इंटू एक्स भी, यही ना होता है फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ का। ठीक है, चलिए शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कैसा होता है? तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब, देखो शुद्ध विलायक मान लो पानी है, पानी में अगर आपने नमक मिला दिया या फिर चीनी मिला दिया तो पानी का वाष्प में बदलने यानी वेपर में बदलने का क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वेपर में बदलने का क्षमता कम तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो शुद्ध विलायक यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब होगा वो ज्यादा होगा, और विलयन का यानी सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर। ठीक है, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब, अवाष्पशील विलेय मिलाइएगा तो विलायक के वाष्प दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलायक का वाष्प दाब घटता है। अभी जस्ट बताया आपको कि किसी भी आप विलायक के अंदर में सॉल्यूशन बनाते हैं उसको, यानी कि सॉल्यूट को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के अंदर में, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श विलयन के लिए कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन? तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा है? तो फर्स्ट है कि यह राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करता, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये गलत है। आदर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। मिश्रण के समय ऊष्मा परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। आदर्श विलयन में यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में मिश्रण के समय एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी कि हीट चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज नहीं होता है। एंथैल्पी चेंज नहीं माना जाता है। डेल्टा H मिक्सिंग क्या माना जाता है?
जीरो माना जाता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो माना जाता है, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो माना जाता है ना। मिश्रण के समय आयतन परिवर्तन नहीं होता, देखिए यही सही है, यही सही है, सी ऑप्शन है ना। ये मानता है कि मिश्रण के समय परिवर्तन जीरो होता है, नहीं होता परिवर्तन, है ना। नो वॉल्यूम चेंज अकर्स ड्यूरिंग मिक्सिंग, ये मानता है, लेकिन एक्चुअल में आपका क्या है, मिश्रण नहीं होता, यही ये कहता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, होता है। तो इसी कारण ये वाला सही है। अणुओं के बीच आकर्षण बल बदल जाता है, नहीं, ये मानता है कि अगर मान लीजिए अपने पास अभिकारक ए है तो ए ए, बी बी, है ना, यानी कि ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, विलेय विलायक और फिर ये विलेय विलायक, यानी कि विलेय विलायक और विलयन सबके बीच में जो आकर्षण बल है वो एक समान है, इसका ये मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का उदाहरण, आदर्श विलयन का उदाहरण है ना। तो आदर्श विलयन के उदाहरण की जब बात करते हैं तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का नाम दिया जाएगा, ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का नाम दिया जाएगा। हालांकि एक बार इसको आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतरा है तो इसको एक बार जरूर आप क्रॉस चेक कर लेंगे। अनादर्श विलयन का मुख्य कारण क्या है, द मेन रीजन ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कारण है भाई अनादर्श का, तो यहां पर हो जाएगा कि विलेय और विलायक का आकर्षण बल क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना। देखिए आदर्श विलयन का व्यवहार, यानी कि राउल्ट का मानना था कि चाहे वो दो विलेय के बीच का आकर्षण बल हो या दो विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण बल हो या विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच के अणुओं का आकर्षण बल हो, तीनों क्या होना चाहिए, होगा बराबर होगा। लेकिन हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि जो रियल सॉल्यूशन होता है वो मानता है कि ये बराबर नहीं हो सकते। अब मान लीजिए पानी है, नमक है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा। अगर आप एल्कोहल मिला रहे हैं, एथेनॉल मिला रहे हैं, तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स यानी कि उसके अणु के बीच का आकर्षण बल अलग होगा। और जब पानी और एथेनॉल को मिला देंगे तो उनके बीच का आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स अलग होगा, सबका वैल्यू अलग अलग होगा, सिमिलर तो होगा नहीं। लेकिन आइडियल कहता है कि नहीं, सब सिमिलर रहना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि ए बी आकर्षण बल ए और बी आकर्षण बल से कम हो, ठीक है ना, यहां पर देखिए विलेय और विलायक, ए और बी मतलब विलेय और विलायक का आकर्षण बल विलेय से और विलायक के आकर्षण बल से कम हो, तो कम होगा तो वाष्प में जल्दी बदलेगा, यानी कि वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम के मान से अगर मान अधिक आ रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर हमारा वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वह हमारा कैसा है, तो पॉजिटिव डेविएशन है। और जब राउल्ट के नियम से मान कम है यानी कि विलेय विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल विलेय से और विलायक से ज्यादा हो तब वो निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहां पर कौन सा कहलाएगा, धनात्मक विचलन। जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन। यदि ए बी आकर्षण बल ए और बी आकर्षण बल से अधिक हो तब क्या कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। एथेनॉल और जल का मिश्रण किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, ये आपको रटना है, ये आप खुद बनाओगे, ठीक है। अगला, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण किस प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, यह भी आपको रटना है और इसका भी आंसर आपको खुद ही ढूंढना है, ये मेरा काम नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको रटना है। देखो 4-5 उदाहरण जरूर रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक विचलन कौन दिखाता है, ऋणात्मक विचलन कौन दिखाता है, ये आपको करना है, ये आपका ड्यूटी रहेगा, ये मेरा ड्यूटी नहीं रहेगा। अगला है न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किस विचलन को प्रदर्शित करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मिनिमम कह रहा है, न्यूनतम कह रहा है तो कम होगा, है ना। और कम होगा बॉइलिंग पॉइंट किसका, विलयन का, विलेय और विलायक की तुलना में। मान लीजिए ए मेरा विलेय है, बी मेरा विलायक है, तो जो सॉल्यूशन बना विलयन बना ए बी, तो ए बी का जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरा ए बी जो बनेगा
ए बी जो बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट मानकर चलो कि 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक बात हम कह रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ का आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा, यहाँ का अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर होगा। और अगर यहाँ का अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो वह पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। तो धनात्मक विचलन, तो न्यूनतम क्वथनांक एजियोट्रॉप धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। अधिकतम क्वथनांक तो बस उल्टा हो जाएगा सारा कहानी, कौन सा हो जाएगा, ये ऋणात्मक विचलन को दिखाएगा। अगले सवाल पर चलिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, हम सभी जान रहे हैं, रटे हुए हैं कि किसी भी विलयन का वह गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन, उधर बैठो, इधर क्यों आ रहे हो? अगले क्वेश्चन पर चले, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 mg, बिलियन का वाष्प दाब 95 mg। तो RLVP का मान आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम रख दें तो देखो ये सूत्र क्या हो जाता है, शुद्ध विलायक यानी कि प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। फॉर्मूला याद कीजिएगा अगर याद हो तो, कि P नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट यानी एक्स विलेय मोल अंश। तो P नॉट का मान देखो कितना दिया हुआ है, शुद्ध विलायक का कितना 100 है, इसका कितना है 95 है, तो हम रख देंगे 100 माइनस 95 बट्टा 100, हल कर लेंगे तो 5 बट्टा 100 यानी कि 0.5 है ना। विलेय का मोल अंश यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.5। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 0.50। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले हम लोग। कह रहा है कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 80 mg है, विलयन का वाष्प दाब 72 mg है, तो फिर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो फिर से वही तरीका होगा। तो पी नॉट का मान कितना दिया हुआ है 80, यही हल कर देते हैं, 80 माइनस 72 बट्टा 80, सॉल्व कर लो, कितना घटेगा 8 बचेगा बट्टा 80, 0.1, 0.1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी RLVP का वैल्यू, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का मान 0.1 हो जाएगा। अगला है कि विलयन का क्वथनांक बढ़ना किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कारण होता है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वाष्प दाब में वृद्धि, वाष्प दाब में कमी। तो अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने का क्षमता घट रहा होगा और वेपर में कन्वर्ट होने का क्षमता घटेगा तो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वाष्प दाब में कमी, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, क्वथनांक जितना ज्यादा बढ़ेगा, वाष्प यानी वेपर में कन्वर्ट होने की क्षमता उतना ही कम होता जाएगा, तो वाष्प दाब भी कम होता जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, है ना, वो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, तो विलयन का क्वथनांक, क्वथनांक बोल रहे हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ जाता है ना। जैसे पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है तो शरबत 100 से ज्यादा पर बॉयल होगा, पानी में चीनी मिला देंगे तो 100 से ज्यादा पर बॉयल होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सूत्र क्या है यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, हिंदी में क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र क्या है, तो क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र क्या है, डेल्टा टीवी बराबर केबी गुने एम, जहां केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है और इसका यूनिट क्या होता है केल्विन केजी पर मोल। याद रखिएगा केबी का यूनिट क्या होता है केल्विन केजी पर मोल। यहाँ डेल्टा टीबी जो दिया हुआ है, डेल्टा टीबी इसको टीएफ कर लीजिए, टीएफ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हिमांक का अवनमन हो जाएगा।
केएफ गुने एम, तो केएफ यहाँ पर क्या होता है, हिमांक का अवनमन, सॉरी मोलल अवनमन स्थिरांक है ना, और इसका भी यूनिट यानी मात्रक केल्विन केजी प्रति मोल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है, केबी का मान किस पर निर्भर करता है, तो केबी का जो वैल्यू निर्भर करता है, देखिए कहाँ का, मोललता पर निर्भर करता है ना, मोललता पर निर्भर करता है, डेल्टा टीवी पर निर्भर कर सकता है, तो यहां पर जो है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा मोल, क्योंकि केबी का जो वैल्यू होता है किसका होता है, विलायक का होता है, सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का तो केबी होगा नहीं, जब भी होगा तो सॉल्वेंट का होगा, तो विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। अगला है, यदि किसी विलयन का मोललता 2 मोलर है और केबी का मान 0.5 है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी क्वथनांक का उन्नयन का मान बताइए, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी गुने एम सूत्र है, केबी का मान कह रहा है 0.5 है और यहाँ पर एम का मान 2 बोल रहा है, तो टोटल हम हल कर लेंगे, अगर जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10 यानी 1.0, 1.0 यानी 1 केल्विन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन यानी कि हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन हिंदी में, ठीक है, किस कारण से होता है, तो वही कहानी रहेगा, वाष्प दाब में कमी, सेम रहेगा, वाष्प दाब में कमी। हम सॉल्यूट मिलाएंगे यानी विलेय मिलाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होने का क्षमता कम हो जाएगा, तो हिमांक क्या होता है, घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन का सूत्र क्या है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुने एम, एम मोललता है, डेल्टा टीएफ है हिमांक का अवनमन यानी फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और केएफ जो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसका यूनिट जो है अभी जस्ट बताए थे कि केल्विन केजी क्या होगा, प्रति मोल होगा, ये इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन केजी प्रति मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट किसका गुण है, तो किसका होगा, विलायक का, केएफ का मान हमेशा किसके लिए लागू होगा, विलायक के लिए लागू, ठीक है ना, विलायक के लिए लागू होगा। परासरण क्या है, परासरण यानी ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम के द्वारा, यही ना था, याद कीजिए, ऐसे बनाते थे, बीच में झिल्ली लग जाता था, बीच में झिल्ली, इस झिल्ली को एसपीएम नाम दिया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक तरफ सिर्फ आपका विलेय होता था, सॉरी एक तरफ शुद्ध विलायक यानी प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ आपका सॉल्यूशन होता था, एक तरफ सॉल्यूशन होता था, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन विलयन हुआ करता था, तो जो विलेय का प्रवाह होता था, सॉरी विलायक के अणुओं का प्रवाह, वो शुद्ध से विलयन की ओर यानी शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होता था, है ना, ये अगर विलायक है तो इस तरफ क्या है, विलयन, यानी कि सॉल्वेंट, और इधर है सॉल्यूशन, तो जो फ्लो होता है वो कहां से कहां, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, यानी कि विलायक से विलयन की ओर। देखिए विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, ये करेक्ट है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए, लगभग 50% क्वेश्चन पर आने वाले हैं हम लोग, टोटल 80 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 35वें क्वेश्चन पर है, ठीक है। आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारा, तो इसको कैसे सूचित करते हैं, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कहते हैं, परासरण दाब, हिंदी में क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे, ठीक है। अगले पर आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर का समीकरण क्या है, तो पाई बराबर CRT, जहां पाई हमारा परासरण दाब है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी हमारा कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरता है, सांद्रता है, आर गैस स्थिरांक है, आर गैस स्थिरांक है जिसका वैल्यू था 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन, या फिर 0.083 बार लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, तो ये दो वैल्यू हम आर का लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए, रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किस में किया जाता है,
ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण में। देखिए घरों में लगा हुआ जो एक्वागार्ड है या आरओ है, वाटर प्योरीफायर है, उसमें जो प्रक्रिया होता है क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। उसमें पानी अशुद्ध रहता है जो कि 1 बिलियन है, और हमारे आरओ में लगा रहता है एक झिल्ली जो एसपीएम होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। उससे होते हुए जब पानी गुजरता है तो जितना भी अशुद्धि रहता है उसी छन्ना में रह जाता है, एसपीएम में रह जाता है, और शुद्ध पानी हमको मिलता है। तो पानी को शुद्ध करना हो तो हम प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस को क्या कहेंगे? प्रतिलोम परासरण, या इसी को विपरीत परासरण भी कहते हैं, विपरीत परासरण भी कहते हैं। जल का शुद्धिकरण यानी वाटर प्योरिफिकेशन। अगला है समान ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि समान परासरण दाब वाले 2 बिलियन क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को क्या कहिएगा? समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। हाइपरटोनिक को क्या कहिएगा? तो ये हो जाएगा हाइपर को हम लोग कहेंगे ये अधिक वाला हो जाएगा, है ना। इसका हाइपरटोनिक को क्या कह देंगे? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। हाँ, तो ये अधिक परासरी कहिए इसको, और इसको अल्प परासरी कहिए। हाइपोटोनिक को अल्प परासरी, ठीक है। अल्प परासरी विलयन यानी जिसका परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक यानी अल्प परासरी होगा। जिसका परासरण दाब ज्यादा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वह हाइपरटोनिक कहलाएगा यानी अधिक परासरी कहलाएगा। और जब 2 बिलियनों का, 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब बराबर हो तो वो कहलाएगा आइसोटोनिक यानी समपरासरी। अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाला विलयन देखिए आ गया हाइपरटोनिक, अधिक परासरी। वेंट ऑफ फैक्टर यानी वेंट ऑफ गुणांक हिंदी में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी कि वियोजन और संयोजन को समझाने के लिए, वियोजन और संयोजन को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर का आदर्श मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, 1, है ना। वेंट ऑफ फैक्टर का आदर्श मान कितना होगा? 1 होगा। वेंट ऑफ फैक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर याद रखिएगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान के लिए, ठीक है ना, असामान्य आणविक द्रव्यमान के लिए। ओके, अगले पर यानी एबनॉर्मल मोलर मास के लिए। नेक्स्ट, यदि किसी विलेय का वेंट ऑफ फैक्टर 2 है तो यह दर्शाता है, अगर आई का मान देखो, आई का मान अगर 1 है, आई का मान 1 तो न वहां टूटना हुआ न वहां जुड़ना हुआ है। और अगर आई का मान 1 से ज्यादा है तो वहां टूटा है, और अगर आई का मान 1 से कम है तो वहां जुड़ा है। यानी 1 से ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन और 1 से कम हुआ तो एसोसिएशन। 1 से ज्यादा हुआ तो विघटन, वियोजन, और 1 से कम हुआ तो संयोजन, ठीक है। तो कौन सा 2 है ना, 1 से ज्यादा है तो क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, विलेय आयनीकरण या वियोजन हो रहा है यानी डिसोसिएशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि केसीएल का जल में घुलने पर वेंट ऑफ फैक्टर लगभग कितना होगा? तो देखिए केसीएल जब टूटे, केसीएल को जब पानी में डालिएगा तो ये टूटेगा के प्लस और किस में टूटेगा? सीएल माइनस। तो टूटने के बाद कितने भागों में बटा? 1, 2, 2 आफ्टर डिसोसिएशन। अब पहले कितना था? 1, तो 2/1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाता कि CaCl2 का कितना होगा तो आप लिखेंगे कि Ca2 प्लस बनेगा और 2Cl माइनस बनेगा। तो आई का वैल्यू टूटने के बाद 1 और 2 Cl बना तो 3 हो गया, टूटने से पहले 1 था तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। चलेगा, चले नेक्स्ट पर चलते हैं। 45, हाँ देखो आ ही गया, CaCl2 का पूर्ण आयनीकरण, है ना, कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ CaCl2, द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर विल बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी जस्ट बता ही दिया आपको, 3 हो जाएगा। यदि कोई विलयन में एसोसिएशन करता है तो वेंट ऑफ फैक्टर का मान 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी जस्ट हम पिछले स्लाइड में ये बात बताएं, यहां पर देखो कम हो जाएगा, ठीक है। जब जुड़ाव होगा तो कम हो जाएगा। बेंजीन में एसिटिक एसोसिएशन, एसिटिक एसिड एसोसिएशन के कारण क्या होता है? तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा?
ये जब दोनों जुड़ेंगे एसिटिक एसिड इन बेंजीन शोज एसोसिएशन ड्यू टू, क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके डाइमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, डाइमराइजेशन हो जाएगा, यानी कि डाइमराइजेशन ही याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एसोसिएशन के कारण मोलर द्रव्यमान का प्रायोगिक मान तो एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। आई का मान घटेगा तो एम का मान भी घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डिसोसिएशन के कारण मोलर द्रव्यमान का प्रायोगिक मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आई का मान बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला, 1 बिलियन में NaCl का वेंटो फैक्टर 2 है, यह क्या दर्शाता है, तो NaCl 2 भागों में टूटता है, इसी बात को दर्शा रहा है कि NaCl डिसोसिएट्स इनटू 2 आयंस, ठीक है। NaCl जब टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na प्लस और क्या बनाएगा, Cl माइनस, इसी बात को दर्शा रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर चले। ऑस्मोटिक प्रेशर किस प्रकार का प्रॉपर्टी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्य गुणधर्म। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, परासरण दाब, परासरण दाब। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी अर्थ क्या होता है, अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, है ना। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, तो पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, ठीक है। अगले पर आइए, क्वेश्चन नंबर 52। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक उपयोगी है, तो कौन सी होगी, तो यहां पर परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर का समीकरण यानी परासरण दाब का समीकरण पाई बराबर CRT। समान ताप पर ऑस्मोटिक प्रेशर किसके समानुपाती होगा, तो अगर ताप समान होगा तो देखो पाई बराबर क्या है, CRT। तो टेम्परेचर अगर बराबर है तो इसका कहानी खत्म हो गया, और आर का मान फिक्स रहता है, तो पाई और सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती यानी सांद्रता के समानुपाती, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ क्या होता है, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ क्या हो जाता है, सांद्रता। तो सांद्रता के एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी सांद्रता के समानुपाती। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहरी विलयन की तुलना में क्या होगा, कम परासरण दाब होगा। हाइपोटोनिक यानी कि अल्प परासरी, हाइपोटोनिक माने अल्प परासरी, अल्प परासरी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब क्या होगा, कम होगा। अगला हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाइपरटोनिक में जल का प्रवाह किस दिशा में होगा, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स, तो किधर होगा भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका हाइपरटोनिक है, मतलब इसका सांद्रता ज्यादा होगा, पाई का मान ज्यादा होगा, है ना। अब पाई का मान ज्यादा होगा तो विलायक का प्रवाह यानी सॉल्वेंट का प्रवाह किधर होगा, तो ज्यादा से कम की ओर होगा, है ना, ज्यादा से कम की ओर होगा। तो ज्यादा कहां पर होगा, तो ज्यादा होगा कोशिका के अंदर, किधर प्रवाह होगा, कोशिका के अंदर, यानी कि इनटू द सेल होगा। अगला क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या समान होता है, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट रिमेन्स सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, परासरण दाब। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, सम परासरी विलयन, सम परासरी विलयन। तो सम परासरी में क्या होता है, परासरण दाब बराबर होता है ना, पाई 1 बराबर पाई 2 बराबर होगा। यदि किसी विलयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 यानी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सांद्रता 0.5 मोल प्रति लीटर है, तापमान 300 केल्विन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो सूत्र है पाई बराबर CRT। सी का मान देखिए 0.5 दिया था, रख देते। आर का मान देखो, आर का मान 0.0821 रख देते, और उसके बाद तापमान था 300 केल्विन, तो वो रख देते। इसको गुना कर देंगे तो पाई का मान निकल जाएगा, यानी परासरण दाब का मान निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, 59 क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस में कौन सा दाब लगाया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करना पड़ेगा कि उल्टा भेजना है ना, तो परासरण दाब से क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण, यानी प्रतिलोम परासरण,
प्रतिलोम परासरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। 61, यदि वेंटो फैक्टर का मान 1 से कम हुआ है तो क्या देता है? संगठन, यानी जुड़ रहा है। 1 से ज्यादा हो गया तो टूट रहा है, और 1 के बराबर हो गया तो न टूट रहा है और न जुड़ रहा है। बेंजीन में एसिटिक एसिड एबनॉर्मल मोलर मास क्यों दिखाता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि ये आपका ड्यू टू एसोसिएशन। अगला, जब एक अणु को 2 या 2 से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं, विघटन कहते हैं, है ना। एक टूटेगा और 2 बनाएगा, वियोजन कहते हैं, डिसोसिएशन कहेंगे। पूर्ण वियोजन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान क्या होता है? अगर पूरी तरह टूट जाता है ना, पूरी तरह टूट जाता, तो टूटने पर 100% टूट जाता तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहीं 100% डिसोसिएशन होता हो, 100% आयनित हो जाता हो, तो अल्फा का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर है बात? अल्फा का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। संगठन का डिग्री बढ़ने पर, यानी संगठन का मात्रा बढ़ने पर, विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? घटेगा। आई का मान जितना ज्यादा जुड़ाव होता जाएगा अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, आई का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, घटता है, डिक्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। 67, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले पदार्थों का मोलर मास ज्ञात करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अधिक उपयुक्त है? तो किसका, कौन सा हो जाएगा हमारा? परासरण। ठीक है, नेक्स्ट, यदि 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में घोला जाए तो मोलालिटी क्या होगा, यानी मोललता क्या होगा? मोललता की बात करें तो मोललता बराबर विलेय के मोलों का संख्या बट्टा विलायक का द्रव्यमान। 1 है बट्टा 1 है, तो 1 हो जाएगा आंसर। 1 मोल प्रति केजी, 1 मोलल। नेक्स्ट, यदि मोललता 2 है और केएफ का मान 1.86 केल्विन केजी पर मोल है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन यानी कि डेल्टा टीएफ की बात कर रहे हैं। डेल्टा टीएफ कितना होगा? तो फॉर्मूला आप देख ही रहे हो कि डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला क्या है? केएफ गुने एम होता है। केएफ का मान कितना दिया हुआ है? 1.86, एम का मान है 2, गुना कर लो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 और 1 3, कितना हो जाएगा? 3.72 केल्विन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 70 की बात करें, यदि डेल्टा टीवी बराबर 2 केल्विन है, केबी बराबर इतना है, तो मोलालिटी यानी मोललता क्या होगा? तो फॉर्मूला फिर से वही पुट करेंगे कि डेल्टा टीवी बराबर केबी गुने एम, तो एम बराबर डेल्टा टीवी बट्टा केबी। बताओ, डेल्टा टीवी का मान है 2, केबी का मान है 0.5, आंसर कितना आएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 मोल पर केजी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 71वें पर, किसी विलयन का वाष्प दाब कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, विलयन के कण सतह का स्थान घेर लेते हैं, बी ऑप्शन है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द सरफेस। जब भी किसी विलायक में आप मिला दीजिएगा विलेय को, यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला दीजिएगा, तो सॉल्यूट नीचे जाकर के बैठ जाएगा, सतह को घेर लेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो हीट होगा वो खुद एब्जॉर्ब करेगा, उष्मा ज्यादा से ज्यादा वो खुद सोख लेगा, तो विलायक के कणों को कम उष्मा मिलेगा तो कम वाष्पित हो पाएगा। ठीक है, अगला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? तो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ठीक है, विलेय के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। डाइल्यूट सॉल्यूशन का के लिए राउल्ट लॉ किससे संबंधित है? तो वाष्प दाब से। वाष्प दाब से ना, P बराबर P0 इंटू एक्स, यही ना सूत्र है राउल्ट का। ठीक है, तो दाब से जुड़ा हुआ है राउल्ट का नियम। यदि किसी विलयन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी विलेय का मोल अंश जो है 0.2 है, तो RLVP का मान क्या होगा? तो RLVP का मान भी यही हो जाएगा। याद कीजिए, P0 माइनस P बट्टा P0 बराबर एक्स सॉल्यूट यानी एक्स विलेय। तो जो विलेय का मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो 0.02 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब कंफ्यूज करने वाला सवाल है। आप सोचने लगोगे कुछ दिया ही नहीं, एक ही घुमाने दिया, कैसे निकाले, आप कंफ्यूजन में आप सिर पटक रहे होंगे। एकदम शॉर्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 75, यदि किसी बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बढ़ने पर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्वथनांक जितना ज्यादा बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना ही घटता जाएगा। वेपर प्रेशर घटेगा, घटता है, यानी वाष्प दाब घटता है। क्वथनांक ज्यादा होगा यानी कि जल्दी नहीं उबल रहा, और जल्दी उबल नहीं रहा मतलब वाष्प जल्दी नहीं बन रहा, और वाष्प जल्दी नहीं बना मतलब वाष्प दाब ज्यादा नहीं होगा, वेपर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। 76, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे गुजरने देती है? तो सिर्फ सॉल्वेंट को, केवल विलायक को, केवल विलायक को। नेक्स्ट, परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परासरण दाब, है ना। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा गुण समान होता है? तो समान परासरण दाब यानी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है। अगला, आदर्श स्थिति में NaCl विलयन का वेंट ऑफ फैक्टर I का मान कितना होगा? तो I का मान कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि NaCl कितने भागों में टूट रहा है? 2 भागों में, Na प्लस और Cl माइनस में, तो I का मान 2 हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अध्ययन किसके लिए उपयोगी? तो किसके लिए उपयोगी है भाई? तो यहां पर मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास के लिए, है ना, स्टडी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो टोटल हमारा यहाँ पर 80 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर यानी सॉल्यूशन जिसको बिलियन कहते हैं, उससे हम लोगों ने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जहां हर टॉपिक को अटेम्प्ट किया गया, हर टॉपिक का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट भी आपका बताया गया। तो अगर ये मेहनत आपको लगता हो कि साकार है और आपके लिए सही मेहनत किया जा रहा, तो एक मतलब फेवर करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको लगता हो कि नहीं दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत नाम वाम बढ़े, मान सम्मान इज्जत बढ़ जाए। ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही हर दिन का अब एक एक लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, हर चैप्टर का लेकर के आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपका वन शॉट लेकर के आएंगे पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जितना कम समय में हो सके, और उसके साथ साथ फिर सब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे क्वेश्चन, और फिर सबसे लास्ट में वन लाइनर लाएंगे, और उसके बाद मॉडल सेट लाएंगे। तो इस चैनल पर ये सारा चीज आपको 12th को दिमाग में रखते हुए कराया जाएगा। तो बस आपका काम है इन वीडियोज को देखते रहना। हर 2-4 दिन के इंटरवल पर एक बार इन वीडियोज को देख लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तुम्हारा टेंशन खत्म रहेगा, सारा रिवीजन होता रहेगा। बस देखते रहना है। हर 4-5 दिन के अंतराल पर एक टॉपिक, एक चैप्टर को देख लेना है। किसी दिन सॉलिड स्टेट देख लेंगे, किसी दिन सॉल्यूशन देख लेंगे, किसी दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेंगे। तो बस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के वीडियोज को देखिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।